हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। अभी तक हम बायोलॉजी में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। एक दो पहले बेसिक टॉपिक चैप्टर हम डिस्कस कर किए थे, दो बेसिक वीडियो। उसका थर्ड वीडियो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें दो वीडियो आया था। क्लियर। उसके बाद हम डिस्कस किए थे, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं सेल थ्योरी, स्टडी ऑफ द सेल। इसमें ऑलरेडी आ चुका है तीन वीडियो। क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं तीनों वीडियो में, पहले मैं बता देता हूँ। पहले वीडियो में बेसिक फैक्ट डिस्कस किए थे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सब डिस्कस किए थे माइटोकॉन्ड्रिया तक, एटीपी तक। उसका सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक, एसा बेसा वेशा, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो, ल्यूको, वैक्यूल। उसका थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में। क्लियर। हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारे टॉपिक्स, न्यूक्लियस और उसके अलावा ऑस्मोसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करना है क्रोमोजोम और उससे आगे, सारा डिस्कस कर चुके हैं। और भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक होगी। और आप अगर कंट्रीब्यूट कर सकते तो कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूट करने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि बहुत काम, जैसे एक वीडियो बनाने में मुझे लग जाता है 5 to 6 आवर, क्योंकि पीपीटी बनाना बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है, जैसे आप लोग को पता ही होगा। सिंपल बुक से करा देना, और वो सिंपल बुक से कराना अब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं फिर उसमें अपना 200% नहीं दे पाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं एकदम अच्छे से समझा दिया, कि किसी को ये वीडियो करने के बाद फिर कोई और इस टॉपिक के लिए देखना ना पड़े। मैं चाहता हूँ ऐसा। इसलिए मुझे बहुत सारे इंटरनेट पे सर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारे इमेजेस ढूंढने पड़ते हैं, और बहुत सारे और भी सर्च करने पड़ते, ताकि मैं उसको और आसान भाषा में समझा सकूँ, उन चीज़ों को समझा सकूँ। और लुसेंट तो है ही, एनसीईआरटी तो है ही। क्लियर। तो इसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो कर लिए, इसी नंबर पे है, सेम नंबर है, आप किसी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। 95 डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, और आप यूपीआई कर सकते हो, और आप गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। क्लियर। और एक दोस्त की तरह कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और मिनिमम। क्लियर। तो सबसे चलिए इसमें, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझेंगे। क्रोमोजोम, और उसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट, उसका न्यूक्लिक एसिड, उसका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। न्यूक्लियस के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट, आरएनए, डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस, टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। उसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट। तो सब कुछ डिस्कस करिए। मैं आपके लिए न्यूट्रिएंट का भी पूरा पीपीटी बना चुका हूँ। तो वीडियो बनाने में बहुत कम समय लगता है, पीपीटी बनाने में ही टाइम लगता है। क्लियर। अगर मैं पीपीटी को आउटसोर्स कर सकता हूँ कि कोई ऐसा लड़का बनाए जिसको पूरा ठीक से पता हो। क्लियर। तो मतलब, क्योंकि आपको पता है ये सिंपल बनाना रहता तो कोई भी बना देता, लेकिन ऐसे को देना होगा जिसको पूरा पता हो, तभी ना हम दे सकते। सिंपल किसी को थोड़ी दे सकते। क्लियर। और जो उसको देंगे तो उसको ठीक ठाक पैसा मांगेगा वो। और क्योंकि इस चैनल से आपको एक बात तो ठीक से अर्निंग भी नहीं होती, मतलब ऐसी अर्निंग नहीं होती कि मैं दे सकता हूँ। क्लियर। और आप जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो मैं इस चैनल पे आपके लिए ही लगाऊंगा। क्लियर। तो चलिए, क्योंकि मुझे अपने लिए तो मैं कहीं और से अर्निंग करता ही हूँ। क्लियर। तो चलिए, क्रोमोजोम क्या होता है। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने एक डिस्कस किया था, एक टर्म पहले समझ लीजिए, क्रोमैटिन। ध्यान देना, पिछले वीडियो में हमने क्या किया, डिस्कस किया था, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक सबसे पहला होता है न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। और यहाँ पे होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जहाँ पे पोर्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल यहाँ अंदर आ सकते हैं, लेकिन सारे नहीं आ सकते, लार्ज नहीं आ सकते। लार्ज के आने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं, तो यहाँ क्रोमेटिन वाला समझे ना, क्रोमेटिन का ही पार्ट है, ध्यान देना। अब देखना, क्रोमोजोम होता क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एज क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल जो है ना, उसी में क्रोमोजोम होता है। लेकिन 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 सिर्फ और सिर्फ तभी दिखेगा आपको जब सेल डिवीजन होता रहता है। सेल का डिवीजन होता रहता है, एक सेल से दूसरे सेल, दो सेल से चार सेल, सेल का डिवीजन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोजोम। क्लियर। मतलब तभी दिखता है।
और एक बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जीन बोलते हैं, जीन, जिसमें क्या होता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को रखते हैं ताकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके, तभी तो पता चलता है ना। क्लियर है ना। देखो यहाँ सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे क्रोमोजोम होता है इस टाइप का, उस क्रोमोजोम में डीएनए होता है यानी जीन होता है या छोटे से स्ट्रक्चर। क्लियर है। यहाँ पे देखो ये एक मान लो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है ना, डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये सब ज़्यादा समझना नहीं कि वो आम सेंट्रोमेयर वो पॉइंट है जो क्रोमोजोम को जोड़ता है ना, ये वाला पॉइंट कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ द क्रोमोजोम, ये वाला पॉइंट होता है। अब देखो ईच क्रोमोजोम, हाँ जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए, मैंने बताया ना। देखो इसके स्ट्रक्चर जो ये वाला है ना, ये है जीन, और जीन किसी से बना होता है, डीएनए से बना होता है। क्लियर क्लियर। तो सबसे बेसिक जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीएनए। और डीएनए से क्या बना होता है, जीन बना होता है। डीएनए तो आपको फुल फॉर्म पता ही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। अब देखो each chromosome is made up of a protein and a single molecule of DNA। तो क्रोमोजोम किस चीज़ से बना होता है, दो चीज़ से, प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। सब क्लियर, हम समझ गए। क्योंकि डीएनए से जीन बना होता है, बहुत सारे जीन मिलके क्रोमोजोम बनाए हैं, और क्रोमोजोम है किसका पार्ट, क्रोमेटीन मटेरियल का। क्लियर। अब होता क्या है, पास्ट फ्रॉम, देखो जीन क्या होता है, ये सब है जीन के बारे में। पहला जीन है डीएनए के बारे में, और यहाँ जीन के बारे में है, ये भी जीन के बारे में है। देखो देखो ये वाला पास फ्रॉम पेरेंट टू, जीन क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है जो पेरेंट से उसके बच्चों के पास पहुंचता है। जीन में, डीएनए में क्या क्या होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक बंदे को यूनिक क्रिएचर बनाते हैं। क्लियर ना। और एक और चीज़, कुछ वायरस ऐसा होता है जिसमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। नॉर्मल हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जहाँ पे आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। क्लियर। अब देखो क्या होता है, प्रोकैरियोट में क्या होता है, ध्यान देना, प्रोकैरियोट तो होता है यहाँ पे, प्रोकैरियोट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोट कौन सा है भाई, आपको पता है, प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो पता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर। कुछ और फैक्ट है, क्रोमोसोम का नेम दिया था बाल्डेयर, बाल्डेयर ने क्रोमोसोम का नाम दिया था, ये पता होना चाहिए आपको, बाल्डेयर। क्योंकि कभी कभी हमारे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा था कि किसने क्रोमोसोम वर्ड का पहले नाम किसने दिया था, तो बाल्डेयर ने दिया था, WALDEYER इन 1880। और क्या काम करता है इसका, सेल्फ रेप्लिकेशन का काम करता है, मतलब सिर्फ अपनी कॉपी बनाता रहता है, ऐसे ऐसे दोबारा कॉपी। उसके बाद ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेसीज हैव डेफिनिट नंबर, ऑब्वियसली जैसे सबके पास अपना डेफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, किसी के पास 10 होता है, 46 होता है, ऐसे होता है। तो क्रोमोजोम अगर पेयर नंबर में होगा, जैसे किसी के पास 46 क्रोमोजोम है तो पेयर है ना, 20 23 23 23 पेयर है ना। और किसी के पास 45 है तो पेयर नहीं हुआ, 23 तो 22 पेयर में हो गया, एक हो गया वो अलग थलग पर गया। तो जो अलग अलग थलग होगा उसको हैप्लोइड बोलते हैं, जो पेयर में रहता है उसको डाइप्लोइड बोलते हैं। तो नाम से पता है, डाई मतलब दो, तो पेयर, और हैप्लोइड मतलब अनपेयर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स जो ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, ध्यान देना, गैमेट्स एक नया टर्म है यहाँ पे, ध्यान देना। गैमेट्स होता क्या है, गैमेट्स होता क्या है, गैमेट्स हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, और इसको हम सेक्स सेल भी बोलते हैं। फीमेल गैमेट को हम ओवा या एग बोलते हैं, मेल गैमेट्स को हम स्पर्म बोलते हैं। समझ गए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम ओवा या एग बोलते हैं, और मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं। गैमेट्स आर हैप्लोइड सेल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि गैमेट किस टाइप का सेल है, डाइप्लोइड सेल है, हैप्लोइड सेल है, तो आप बोलो कि हैप्लोइड सेल है। और ध्यान देना, ईच सेल कैरीज ओनली वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोजोम, सारा सेल क्या रखता है, एक एक कॉपी रखता है ईच क्रोमोजोम का। जितने क्रोमोजोम है ना, सब सेल सारे क्रोमोजोम का एक एक कॉपी रखते हैं अपने पास।
जितने मान लो 46 क्रोमोजोम हैं तो सबका एक एक कॉपी रखेंगे ना, एक एक कॉपी रख दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्रोमोजोम में क्या क्या डिस्कस किया कि क्रोमोजोम क्रोमैटिन मटेरियल का पार्ट है। क्रोमोजोम इसमें सेल डिवीजन के समय विजिबल होता है। और जीन जो होता है वीड लाइक स्ट्रक्चर को हम जीन कहते हैं। जीन किस चीज़ से बना होता है, डीएनए से बना होता है। और क्रोमोजोम में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है और डीएनए होता है। डीएनए और जीन जो होता है वो पास होता है पेरेंट्स से उसके बच्चों पे। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिसका आरएनए में उसका आरएनए में क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और एक और चीज़, प्रोकैरियोट्स जितने भी होते हैं उसमें सिर्फ एक क्रोमोजोम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में मल्टीपल हो सकते हैं। नाम दिया था वाल्डेयार, उन्होंने बोला कि सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। पेयर्ड वाले को हम डाइप्लॉइड बोलते हैं और सिंगल अनपेयर्ड वाले को हैप्लॉइड बोलते हैं। गैमेट होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है और इसको हम सेक्स सेल भी बोलते हैं। फीमेल गैमेट को हम ओवा या एग बोलते हैं, लेकिन मेल गैमेट को स्पर्म बोल सकते हैं। गैमेट को क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होते हैं। जैसे दोनों गैमेट जैसे मेल सेल और फीमेल सेल दोनों हैप्लॉइड होंगे, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों को कंबाइन कर देंगे एक और एक, तो दोनों नहीं होगा, फिर डैप्लॉइड होंगे। यही होता है में। क्लियर। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। क्लियर। न्यूक्लिक एसिड, हाँ, सबसे पहले इनका नाम किसने दिया था, फ्रेडरिक माइस्चर ने दिया। फ्रेडेरिक माइस्चर ने, इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया डीएनए को, किससे, न्यूक्लियस ऑफ द सेल से। मतलब कि क्या किया इन्होंने, जो सेल था सेल में से, सेल के न्यूक्लियस, सेल है सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के क्रोमैटिन मटेरियल से डीएनए को अलग किया। क्लियर। और दो नाम याद रखिए, जब भी डीएनए की बात आएगी, डीएनए का खोज किसने किया, तो हम देखेंगे फ्रेडरिक माइस्चर। लेकिन अब अगर पूछेगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो आप बोलोगे वाटसन एंड क्रिक। एक बार क्वेश्चन आया था, बहुत लोग इसका लगा दिए थे कि जैसे ही पूछा डीएनए का खोज किसने किया तो सब सीधा सीधा वाटसन एंड क्रिक, क्योंकि ये फेमस नाम है। लेकिन इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, ये वाले मॉडल दिया है। क्लियर। ये वाले डबल है ना, इसकी बात करें। अब देखो न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ध्यान देना, न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। दो चीज़ अब मैं डिफरेंट मैं करवाऊंगा, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। अब ध्यान रखना। अब याद, न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसके पास लॉन्ग चैन लाइक मॉलिक्यूल होता है, जिसमें सीरीज और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ होते हैं। क्लियर है ना। न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन, डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फोरस। यहाँ पे बता ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड में तीन होते हैं, सुगर, नाइट्रोजन और फॉस्फेट। इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, इसको बोलते हैं। क्लियर। इसको सुगर बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या क्या समझ में, इसको तो समझना ही नहीं, यहाँ पे आगे समझना है। क्लियर। यहाँ पे देखो, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड दैट इज लॉन्ग चेन। देखो लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर है ना, देखो तो यहाँ पे वन सेकंड, कहाँ पे चल, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक चीज, यार क्या हो रहा है। क्लियर। तो इतना तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पेन कहाँ गायब हो जाता है यार, नया नया पेन टैब लिया ना, मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो जाता है। रुको पहले इसको सारे डिलीट करने दो। इरेज, क्लिक, रेड पेन ले लेते हैं। हाँ सबसे पहले देखो, हाँ तो यहाँ पे क्या क्या है, तीन न्यूक्लियोटाइड में तीन होते हैं। बस यहाँ ध्यान देना, यहाँ न्यूक्लियोसाइड की बात करें ना, उसमें सिर्फ सुगर और नाइट्रोजन बेस होते हैं। और जब टाइड की बात करें, टाई याद ऐसे रखना, टाई मतलब टी से क्या होता है, थ्री होता है ना, थ्री में तीनों आ जाता है। और यहाँ पे साइड में दो साइड होते हैं ना, तो इसमें दोनों आता है। क्लियर। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोज सुगर और फॉस्फोर शुगर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरीन टाइप और एक होता है पायरीमिडीन टाइप। प्यूरीन और पायरीमिडीन टाइप। क्लियर। अब प्यूरीन टाइप में दो होते हैं। प्यूरीन टाइप में कौन कौन हुआ है,
एक याद रखो, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडीन टाइप में कौन होता है? क्रिस्टोसिन और थियामिन, क्रिस्टोसिन और थियामिन, बस इतना ध्यान रखना। एडेनिन और गुआनिन, क्रिस्टोसिन, थियानिन, क्योंकि आगे इसको क्लियर करना है। क्लियर? आप यहाँ देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ, क्लियर, इतना ठीक है, फिर मैं आगे समझाता हूँ। अब क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हमें समझना है। तो पहले न्यूक्लियोटाइड समझने से पहले न्यूक्लियोसाइड समझ लीजिए कि शुगर और नाइट्रोजन बेस को अगर आपस में मिलाते हैं, शुगर और हाइड्रोजन बेस को, तो ये बनता है न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि दो साइड है। क्लियर? और न्यूक्लियोटाइड का मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरस। तो जो डबल हेलिक्स है ना, वो उसको पहले समझने के लिए थोड़ा यहाँ यहाँ पर फोकस करो, फिगर में फोकस करो, ध्यान देना। एक अलग कलर पेन ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन और वो प्रेजेंट है, ये कलर ले लेते हैं। हाँ, ध्यान देना, हमने देख लिया कि 4 नाइट्रोजन बेस टोटल हो जाते हैं ना, एडेनिन, थियामिन, क्रिस्टोसिन और ग्वानिन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नहीं लगता क्रिस्टोसिन और ग्वानिन आपस में चक्कर में है, तो सी और जी आपस में चक्कर में है। और दूसरा क्या है, एडेनिन और थियामिन, एडेनिन और थियामिन आपस में चक्कर में है, एडेनिन और थियामिन, ये है एडेनिन और ये थियामिन। और आपस में जुड़ा है किस चीज़ से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एडेनिन और थियानिन या क्रिस्टोसिन या गुआनिन, ये दोनों जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन होता है क्या दोनों सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ऊपर में 2, नीचे में 3, ऊपर में 2, नीचे में 3, हमें याद रखना है। क्लियर? जो यहाँ पे होते हैं ना, वो हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं, बॉन्ड। क्लियर? तो डबल हेलिक्स मॉडल किस में होता है? डीएनए में होता है, हमें याद रख लेना है। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है शुगर और नाइट्रोजन बेस, और न्यूक्लियोटाइड, टाइड का मतलब 3, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा? सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फोरस बेस वाला ऐड हो गया तो हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरस बेस वाला हो गया ऐड, तो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर ना? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लियर, तो यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे फॉस्फोरस वाला ऐड हो गया तो होगा न्यूक्लियोटाइड, जहाँ पे फॉस्फोरस वाला नहीं ऐड होगा वो न्यूक्लियोसाइड होगा। क्लियर? और ये जो होता है ना, ये जो डबल हेलिक्स बना किससे बना होता है तो पता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बना होता है, शुगर और फॉस्फेट से मिला के बना होता है। ये जो बना होता है ना, देखो इधर है शुगर है और बीच में फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे बना होता है। क्लियर है ना? क्लियर है या नहीं? और सबसे पहले एक और चीज़ मैं समझाता हूँ, किस किस कौन कौन जुड़ा है। एडेनिन और थियामिन 80 एक साथ जुड़ा है, ये थोड़ा याद भी करना है भाई, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े बायोलॉजी उनको प्रॉब्लम होगा। 80 एक साथ जुड़ा है और CG एक साथ जुड़ा है। एक और चीज़ यहाँ पे अभी ही ध्यान रख लिए, थियामीन को कट कर देंगे RNA वाले में, और RNA में नया चीज़ आ जाएगा यूरासिल, बाकी एज इट इज। एक बारी और मैं समझा देता हूँ इसको, क्लियर? उसके बाद भी नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट कर लेना। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर और नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोटाइड मीन्स होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, मतलब ये प्लस ये दोनों पहले से है, प्लस फॉस्फेट। क्लियर? डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए में, और डबल हेलिक्स मॉडल में क्या होता है? 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं और वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। अब क्वेश्चन होता है नाइट्रोजन बेस तो टोटल 4 है, यहाँ पे हमने अभी तो देखा एडेनिन, गुआनिन, क्रिस्टोसिन और थियामिन। तो कौन किसके साथ जुड़ा है? ए के साथ, ऊपर वाले के साथ सबसे नीचे वाला जुड़ गया, और इसके साथ ए जुड़ा है, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से, बॉन्ड से। क्लियर? हाँ, हाइड्रोजन एडेनिन के साथ ए के साथ टी जुड़ा है, क्रिस्टोसिन के साथ गुआनिन जुड़ा है। क्लियर? यहाँ पे क्या है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, ऊपर वाले में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ, अब न्यूक्लियस के कुछ और डिस्कस कर लेते, कुछ पॉइंट्स है। हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। आपसे पूछेगा सिंपल कि डीएनए का नेचर हाइड्रोफिलिक क्यों होता है, तो आप बोलोगे हाँ भैया क्योंकि उसमें फॉस्फेट बॉन्ड होता है।
क्लियर। कंटेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है क्योंकि हेरिडेटरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, क्लियर ना। डीएनए सिंथेसाइज करता है आरएनए को, ये हमें याद रखना है। डीएनए किसको सिंथेसाइज करता है? आरएनए को, क्लियर। उसका जीन क्या है? जीन एक हेरिडेटरी यूनिट है जो कि बना होता है डीएनए से और क्रोमोजोम में रहता है, और किसी के बेस सीक्वेंस विद जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन नहीं हम ऐसे कर सकते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं तो उसमें म्यूटेशन ही करते हैं ना भाई, क्लियर। अब आरएनए और डीएनए में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। देखो जो आरएनए होता है वो होता है सिंगल साइकिल वाला, और इसमें क्या होता है? डबल हेलिक्स वाला होता है इसमें। देखो और देखो एक और चीज़, दोनों में एक और डिफरेंस है। डीएनए और आरएनए में, डीएनए में जो थियामीन था ना, थियामीन, कौन सा थियामीन था? कहाँ भाई था? यहाँ थियामीन। थियामीन के जगह पे बस यूरासिल आ जाएगा, बस सेम टाइप का बॉन्ड रहेगा और कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम यहाँ देखो, क्लियर। अब देखो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, सिंगल स्ट्रैंड है जहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये 4 न्यूक्लियोटाइड वही एडेनिन, और उसके बाद कौन होते हैं? थियामिन के जगह पे यूरासिल आ गया, इसके जगह पे क्रायोसिन, और इसके जगह पे गुआनिन, क्लियर है ना। और इसमें फॉस्फेट और राइबोज शुगर तो होते ही हैं। हाँ, इट इज़ द फर्स्ट इंटरमीडिएट इन कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू प्रोटीन। ध्यान देना, डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन को सीधा प्रोटीन में कन्वर्जन करना होता है तो डायरेक्ट नहीं होता है, इसके बाद डीएनए होगा, आरएनए में होगा, आरएनए फिर इसको सिंथेसाइज करता है। यानी डीएनए से सीधा डायरेक्ट प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन होता है। और आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट एज ए एंजाइम, आरएनए का कोई मॉलिक्यूल अगर एंजाइम की तरह बिहेव करेगा उसको हम राइबो एंजाइम बोलते हैं, नाम से ही पता चलता है, राइबो एंजाइम, क्लियर। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस कितना है? सबसे पहले स्ट्रैंड कितना होता है, जो नेक्स्ट साइकिल ऐसे देखते थे, आरएनए में 2, डीएनए में 2, आरएनए में 1। टाइप ऑफ शुगर क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोज होता है, लेकिन इसमें सीधा राइबोज होता है। और न्यूक्लियस बेसिस में सिर्फ थियामीन के जगह पे यूरासिल आ गया, बाकी सेम है। और सब यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, टाइड है, सेम है, ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना, डीएनए मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, बट आरएनए कहाँ का मिलता है? डीएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में मिलता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मेनली न्यूक्लियस में होता है। लेकिन आरएनए न्यूक्लियस में तो होता ही होता है, साइटोप्लाज्म में भी मिल जाता है, क्लियर। अब आरएनए के टाइप क्या क्या है? एक है मैसेंजर आरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, क्लियर। इसका मेन काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखो आरएनए से, डीएनए से पहले आरएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का काम ये होता है, आरएनए से फिर सिंथेसिस करना प्रोटीन का, ये है आरएनए का, क्लियर। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए का काम होता है मैसेज डीएनए से, ध्यान देना, इट ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन द कोडेड फॉर्म। हाँ भाई, किसी तीसरे को पता नहीं चले, मतलब कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, तो कोडेड करके ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में पता था। साइटोप्लाज्म क्या है भाई? बहुत सारा लिक्विड नहीं होता था न्यूक्लियस के बाहर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए जो होता है, ये राइबोसोम में मिलता है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, ये मैं बता चुका है भाई, राइबोसोम, राइबोसोम याद करो, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है। राइबोसोम क्या करता है? साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? प्रेजेंट इन राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, क्योंकि आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना, लेकिन राइबोसोम में रहेगा तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। ट्रांसफर आरएनए का क्या मतलब होता है? एमिनो एसिड, ध्यान देना, कैरियर ऑफ एमिनो एसिड एंड ट्रांसफर इट टू राइबोसोम। भाई काम ही है, सब कुछ राइबोसोम में ही तो होना है, राइबोसोम में ही तो प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, तो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक नहीं पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा? तीसरा ध्यान दें, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये पहले मैं बता चुका हूँ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, लेकिन मैंने ये डेफिनेशन नहीं दिया था। आरएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं वो वहाँ से एमआरएनए में, जो मैसेंजर आरएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने का जो तरीका होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। पहले डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वहाँ से मैसेज को कॉपी करना है एमआरएनए में, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। थर्ड होता है सेल साइकिल।
सेल साइकिल का मतलब सिंपल है कि एक ग्रोथ प्रोसेस होता है। जब सेल क्या करता है, पहले साइज अपना इंक्रीज करता है, उसके बाद सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। यही बात में सेल साइकिल 4 स्टेज में प्रोसेस होता है। पहला होता है साइज का, जिसे हम G1 स्टेज बोलते हैं। दूसरा कॉपीज इट्स DNA, जिसको S स्टेज बोलते हैं। फिर प्रिपेयर टू डिवाइड, जिसको G2 स्टेज बोलते हैं। थर्ड होता है माइटोसिस। पहले साइज बढ़ता है, देखो सबसे पहले होता है कौन सा, GNA। उसके बाद इंटरफेज वाला आता है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे साइज बढ़ा। उसके बाद इसका कॉपीज ऑफ इट्स DNA की कॉपीज करता है। फिर अब करता है, हाँ भाई अब डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड किससे होता है, माइटोसिस या मियोसिस फेज में होता है। क्लियर, और भी प्रोसेस है डिवाइड के। तो डिवीजन प्रोसेस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, माइटोसिस और मियोसिस। क्लियर, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले सेल का ग्रोथ होता है, फिर से हाँ कॉपी करने का मतलब आपको DNA के सिंथेसिस ही करते हो, और उसके बाद इसको काट देते हो। नेक्स्ट है सेल की डिवीजन। 2 प्रोसेस होती है, एक माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। एक माइटोसिस, एक मियोसिस। पहले ये देखिए सेल का डिवीजन कैसे होता है। ऐसे सेल का ग्रोथ कैसे होता है, ग्रोथ और डिवीजन दोनों साथ, कि साइज भी ज़्यादा हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। क्लियर, अब देखो DNA के, देखो माइटोसिस और मियोसिस 2 टाइप का होते हैं। देखो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है सेल डुप्लीकेशन का और रिप्रोडक्शन का, ड्यूरिंग विच वन सेल गिव्स इट्स राइज टू 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। मतलब एक सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल को जन्म देता है। सिंपल, इसको बोलते हैं माइटोसिस, यानी 2 डाइप्लॉइड सेल बन जाते हैं। क्लियर है, 2 डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है डेट रिड्यूस द क्रोमोजोम नंबर बाय हाफ। मतलब इसमें होता क्या है, क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है। इसमें क्रोमोजोम नंबर हाफ नहीं होता है, बस सेल 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, दोनों में सेम क्रोमोजोम होते हैं। क्लियर, क्रिएटिंग 4 हैप्लॉइड सेल। यहाँ पे क्या था, एक सेल को आप डिवाइड कर 2 लेकिन डाइप्लॉइड सेल बनाए, लेकिन इसमें आपने 4 हैप्लॉइड सेल बनाया, जिसमें जो अनपेयर क्रोमोजोम हो, ईच जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पेरेंट। और यहाँ पे बताया कि और सारा जो होगा जेनेटिकली बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा अपने पेरेंट्स से, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। आप यहाँ पे पेरेंट्स का पता चला सकते हो कि पेरेंट से बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, पेरेंट्स से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा। क्लियर, तो हाँ बस यही है। माइटोसिस सेल डिवीजन 1 सेल डिवाइडेड 2, और जिसका क्रोमोजोम इक्वल होता है पेरेंट से। और जो ध्यान देना, अनकंट्रोल जब माइटोसिस हो जाता है ना, उसी का कारण ट्यूमर या हमें क्या होता था, कैंसर हो जाता है। क्लियर, मियोसिस सेल डिवीजन कब होता है, जब रिप्रोडक्टिव सेल में मिलता है। और दिस सेल द टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट के समय होता है, जैसे ओवा और स्पर्म के समय। इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम निकलते हैं, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है इसमें। यही बात सब लिखा हुआ है, और कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। क्लियर, और कुछ पॉइंट है। क्लियर, देखो माइटोसिस में क्या है, माइटोसिस को हम सोमैटिक सेल भी बोलते हैं। कुछ और पॉइंट है वहाँ के बाद है। 1 सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, जिसमें क्रोमोजोम एकदम इक्वल होता है पेरेंट सेल से, मैं बता चुका हूँ। अनकंट्रोल माइटोसिस होता है, इसका मतलब ट्यूमर और कैंसर है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल में इसका फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड गैमेट के समय, जैसे ओवा और स्पर्म के समय। और इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। ईच डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। जितने जो फादर मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन वाले होंगे, उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा। 4 डॉटर सेल बनेंगे एक मियोटिक सेल डिवीजन से। एक डिवीजन होगा ना तो उससे 4 बनेंगे, और चारों में आधा आधा क्रोमोजोम होगा। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, 1 से 2 होता है, बट दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। क्या प्रॉब्लम है, क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस इसका मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब सेल का डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस का भी तो डिवीजन होगा ना, इस टर्म को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्रॉसिंग ओवर,
exchange of genetic material between two non-system chromatids takes place during meiosis, सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। सिंपल बात है कि जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स, जब मियोसिस का प्रोसेस होगा। क्लियर है ना? मतलब मियोसिस के प्रोसेस के दौरान दो सिस्टर क्रोमेटाइड्स के बीच जेनेटिकली इंफॉर्मेशन का जो शेयर होगा उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? सेम साइज का होता है, सेम शेप का होता है और उस कॉरस्पॉन्डिंग जीन में रहते हैं। एलएलए का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर गवर्न बाय जीन। जीन के द्वारा जो अल्टरनेटिव फॉर्म जो गवर्न किया जाता है उसको जीन एलएलए बोलते हैं। फेनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो ऐसा ऑर्गेनिज्म का ऐसा कैरेक्टर जिसको आप साफ साफ देख सकते हो। जेनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म को, जेनोटाइप बोलते हैं। टोनोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल। वैक्यूल को एक देखा था ना, वैक्यूल था बीच में, उसके जो सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? द बेसिक ट्रिलेमिनार स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर को सिंपल ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर को यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर? बस इतना ही है, इसमें कुछ खास था और डिस्कस कर लिए। लास्ट में जो कुछ फैक्ट नहीं दिया था मैं सोचा छोड़ने से अच्छा मैं उसको टाइप कर दूँ बस। मतलब लास्ट का फैक्ट जो होता है वो जैसे ये वाला सब आपको याद ही करना पड़ेगा। जितना मुझे समझाना था मैंने अच्छे से समझाया। अगर आपको पसंद लगता है, आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड में शेयर कीजिए। और कोई फीडबैक देना है तो आप आराम से दे सकते हो। अगर कोई स्पेशल फीडबैक देना है तो आप मेरे नंबर पे देना कि ये चेंज करो, ये चेंज करो, जो भी बता सकते हो आप बता सकते हो। आज से मैंने करंट अफेयर्स का भी सीरीज शुरू किया है जिसमें मैं इस साल के करंट अफेयर्स आपको मैं ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कोई भी टॉपिक देखो, मैं करंट अफेयर्स देने का मेरा मकसद इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं आपको टॉपिक वाइज दूंगा। ऐसा नहीं कि कहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे आज मैं टॉपिक दिया तो आज मेनली 3 टॉपिक से क्वेश्चन था। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके बाद मोदी जी जो इंडिपेंडेंस डे पे भाषण दिए थे उसके स्पीच से, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी वाला, और MS धोनी और सुरेश रैना जो रिटायर किए थे तो इनके अवार्ड वगैरह या कुछ रिकॉर्ड वगैरह बारे से। तो इससे 24 क्वेश्चन आए थे। और कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ से कुछ बात निकले थे ना, जैसे यहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन का बात निकल रहा, तो वहाँ से मैं इनके बारे में बेसिक क्वेश्चन, यहाँ से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात निकली थी तो मैं इसके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन, और यहाँ पे कुछ मतलब और भी कुछ ऐसे चिल्का लेक निकला था यहाँ पे नाम, तो मैं इसके बारे में चिल्का लेक के बारे में बेसिक नॉलेज। तो मैं करंट को आपको कॉन्सेप्ट को बेसिक स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेट करके मैं बताने का ट्राई करता हूँ। और आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मैं कितना चेंज करूँ और क्या करूँ आप बता सकते हो क्या चाहिए आपको और क्या पसंद करते हैं आपको आप। चलिए, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का ट्राई कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और ज़्यादा बनाऊँ। चलिए, थैंक यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है सब। चलिए, थैंक यू, बाय।